डॉक्टर रूबी लाल, खुश आमदीद। आपकी बहुत बहुत नवाजिश कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। लंदन में आप जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल के लिए आई हुई हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं, गुलबदन के बारे में बोलूं, नूरजहान के बारे में बोलूं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं। रूबी लाल पैदाइश दिल्ली की है और पढ़ी लिखी भी दिल्ली में, वहीं परवान चढ़ी। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने DPhil किया, जिसे हम लोग PhD कहते हैं। सो शी इज़ अ डॉक्टर ऑफ हिस्ट्री। और इन्होंने एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियन होके उन ख़वातीन के बारे में लिखा है जिनको तारीख़ मानती नहीं, जानती नहीं, और इसलिए इनका काम अहम है हम सब के लिए, ख़ास तौर पे आजकल के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माहौल में। रूबी, शुरू करते हैं यहाँ से कि आप हिस्टोरियन हैं, तारीखदान हैं। हम सबको पता है, हमने स्कूलों में पढ़ा, हिंदुस्तान के स्कूलों में, पाकिस्तान के स्कूलों में, कि ग्रेट मुगल्स कौन थे। सल्तनत के बारे में भी पढ़ा, उससे पहले भी जो इस्लाम से पहले हिंदुस्तान के हालात वाक़यात थे, राजे महाराजों के बारे में। वी नो द ग्रेट मुगल्स। दे वर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। लेकिन इनके बिल्कुल दरमियान एक और ग्रेट मुगल भी थी, नूरजहां मलिका बादशाह बेगम। आपने जो उनके बारे में किताब लिखी, नूरजहां एम्प्रेस, हर एस्टॉनिशिंग लाइफ, ये आपकी किताब थी जो मैंने पढ़ी और कुछ साल पहले पढ़ी जब आपने शाया की। शुरू करते हैं नूरजहां से, नहीं मैं समझती हूँ, अगर आप इजाज़त दें, कि इन मर्दों के पीछे जो ख़वातीन थीं, जो इनकी इनेबलर्स थीं, जिन्होंने इनको पैदा किया, जिन्होंने इनको पाला पोसा, जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी ताकि ये बड़े बादशाह बन सकें, ताकि ये राज कर सकें, ताकि ये जंगें लड़के जीत सकें, और फिर उनके सारे निज़ाम को भी इन औरतों ने कितनी मेहनत से चलाया, कितनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, कितनी कुर्बानियां दी। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद लेट्स से बाबर, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद हिज मैटरनल ग्रैंडमदर, उनकी नानी एहसान दौलत बेगम, जो कि यूसुफ खान मुगल की बेगम थी, मुगलिस्तान में यानी कि मंगोलिया में रहती थी। वहां से शुरू कीजिए, क्योंकि आपने जो किताबें लिखी हैं आपने उनका भी जिक्र किया है और हम 600 साल पहले की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बहुत अहम मुद्दा है कि हम जो है इन एम्परर्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं और इनकी जो ख़वातीन हैं उनके बारे में बिल्कुल ज़ीरो। और अगर हम उनके बारे में जानते हैं तो सिर्फ एक आइडिया है हरम का, और वो भी ये आइडिया है कि जैसे कि वे हमेशा पर्दा नशीन थी, हमेशा कुछ लाइफलेस फिगर्स जो हिस्टोरियंस मान के चलते हैं। सो इन मुद्दों को लेके कि शाही औरतों का क्या अदब है, उनका क्या जीवन है, उनका क्या रहन सहन है, एक गट फीलिंग होती थी कि ये तो जो है ये इस डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी के इरादों में, इनकी आइडियोलॉजी में, इनकी प्रोग्रेशन में ये तो ज़रूर शामिल होंगी, बल्कि शामिल ही नहीं, बहुत कुछ इन्होंने किया होगा और पूरी हिस्सेदार थी, पूरी हिस्सेदार थी। सो जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट थी दिल्ली में, बिफोर आई केम टू ऑक्सफोर्ड, ये सब मुद्दे जो थे मुझे बहुत परेशान करते थे। मैं सोचती थी कि ये बहुत खूबसूरत इकोनॉमिक हिस्ट्रीज लिखी गई हैं, अग्रेरियन हिस्ट्रीज, इवन पॉलिटिकल हिस्ट्रीज, लेकिन हर उसमें जो हैं आपके बादशाह हैं, और बादशाह भी एक्चुअली बहुत लाइफलेस से होते थे। उनका भी जो है, उनका कैरेक्टर क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनके क्या एक्शंस हैं, ये सब ज़्यादा देखने को नहीं मिलता था। तो ये सब बैकग्राउंड से फिर मैंने अपनी जो है ये जीवन शुरू किया, एक तरीके से एकेडमिक करियर। सो आप एहसान दौलत बेगम के बारे में पूछ रही थी, जिनके बारे में बाबर भी अपने बाबरनामा में लिखते हैं। बहुत डायनामिक औरत, 3-4 बार उनको कैप्टिव किया गया था। एक जरा ये नाजरीन को बताती चलिए कि
किस सन की बात कर रहे हैं? Because we are talking about the late 15th century, about 1490s. That's the time we are talking about. So आज से 600 साल पुरानी बात हो रही है यहाँ पे. So एक मुद्दा जो मुझे बहुत अच्छे से याद आता है ये डॉक्यूमेंट से, उनकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि यूसुफ खान जो है कहीं पे गए थे किसी लड़ाई में, बाबर के नाना, तो उनके कोई लोकल खान थे जिन्होंने आके, बहुत डिटेल तो नहीं है, आके ईसान दौलत बेगम और उनकी जो आसपास की कंपेनियंस थी उनको कैप्टिविटी में ले लिया, उनको यरगमाल बना ले लिया। फिर वो उनको अपने जहाँ पे भी उन्होंने कैद किया, उनका कोई और अटेंडेंट था, सोर्सेज अलग अलग चीज़ें कहते हैं, कहा कि आपको इनसे शादी करनी पड़ेगी। तो जो कैप्टर था वो तो वापस नहीं आया, अटेंडेंट जो आपके अब जो नए मियाँ बनेंगे वो सच धज के कैप्टिविटी में आए। वेदर दिस इज एलिगोरिकल और नॉट, बट इट्स वेरी सजेस्टिव। सो ईसान दौलत बेगम को पूरा अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे के पीछे अपनी बंदी को पूरा समझाया कि तुम्हें क्या करना है। जैसे ही वो आदमी अंदर आया, इन लोगों ने उनको खत्म कर दिया, मार डाला उसको, दुल्हा को मार डाला, सपोजिड दुल्हा जो होने वाला दूल्हा था। उसके बाद जब जो ये इनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन यूनुस खान का जो एनिमी थी, ये आया, इसने इनसे कहा कि भाई आपने तो दूल्हा को मार दिया, आप ये कैसे कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा देखिए ये तो एक लीगल बात है, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो आप किस तरह मुझे कह सकते हैं कि मैं दोबारा शादी कर सकूं? तो इसमें यह है कि 2-3 चीज़ें इम्प्लिसिट हैं। तो ये लॉ की चीज़ आती है कि बार बार ये स्टेप लॉ क्या था, कि इसमें भी आप स्टेप लॉ को मानते हैं, आप मुस्लिम भी हैं, तो एक ऑर्डिनरी बात मानी जाती है कि भाई 4 शादी भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक औरत का इसमें, खातून की एक ही शादी होती है, उनकी क्या सोच है इसमें? क्या सोच है? ये बहुत रिफ्लेक्टिव, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। When you say step law, you mean the law of the steps of Mongolia. Of the steps of Mongolia, of the steps of Central Asia. उस इलाके की ये कानून था कि खवातीन की शादी एक ही मर्तबा होती है, और इस्लाम कबूल करने के बाद मर्द हजरात की 4 बार हो सकती थी, लेकिन ईसान दौलत बेगम ने अपना जो अक़द था उसको निभाया, पूरी तरह निभाया। जी बिल्कुल, बड़ी बात है। और बाबर की नानी थी, इनकी जो साहबजादी थी कुतलुब निगार बेगम, वो बाबर की वालिदा थी जी। और मैंने ये पढ़ा है कि एहसान दौलत बेगम ने बाबर के लिए रीजेंसी भी अदा की, उनके लिए उन्होंने हुकूमत भी की, उनके लिए उन्होंने पहरा भी दिया जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए जी। कुतलुब निगार बेगम जो है और बहुत इंटरेस्टिंग महिला हैं, और बाबर उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन ये क्रॉनिकल का एक अंदाज होता है कि एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन वहाँ पे, और एक कन्वेंशंस भी होते हैं टाइम के कि आप इतनी ही शाही औरतों के बारे में इतनी ही उनका बरकरार कर सकते हैं या क्या, लेकिन बहुत कुछ मिलता है। तो ईसान दौलत बेगम और बाबर की बहन खानजादा बेगम जब समरकंद पे अटैक इन्होंने किया था, तीसरी दफे जब अटैक किया, किस सन की बात कर रहे हैं? ये जो है 1498, 99 to 1500, और ये मैं इसको टेंटेटिवली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टेंटेटिव डेटिंग होती है, एग्जैक्ट डेटिंग जो है क्रॉनिकल्स बताते नहीं हैं किस तरीके से, बिल्कुल, क्योंकि फॉल हो जाता है, फिर जो है सर्दी का मौसम है, तो आप उसको लेट 1499 कहेंगे कि 1500 कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे। सो देयर अबाउट्स ये बात हो रही है। और औरतें जो हैं जाती थी इन सिचुएशंस में, जब भी जंग लड़े जाते थे, ये कोई साथ जाती थी, साथ का हिस्सा होती थी जी। वो किसी महल में नहीं बैठी रहती जी, उनके पीछे साथ होती जी
जी। और ये दूसरी बात ये है कि ये पूरे कैरावान्स जाते थे जो आप बता रही हैं। तो ये जो तीसरी जंग इन्होंने लड़ी शहबानी खान उज़्बेक के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही ये चाहते थे कि तिमूर की गद्दी को तिमूर की गद्दी उनकी गद्दी होनी चाहिए। ही हैड कंप्लीटली फैशन्ड हिमसेल्फ आफ्टर दिस एंसेस्टर तिमूर। पर वो शहबानी खान उज़्बेक से उनके जो है वो अंदाज ये होता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैं आपको जरा इंटरप्ट करूं, खानदान तैमूरिया की आप बात कर रही हैं, अमीर तैमूर गोरकन की आप बात कर रही हैं, जो कि बाबर के जद्दे अमजद थे और ही वाज अ 15th century warrior and chieftain and he established a huge empire in Central Asia and then raided India as well. तो बाबर अपनी निस्बत उनसे जोड़ते थे जी, जबकि उनकी निस्बत चंगेज खान के साथ भी थी several generations। वो ननिहाल थे, चंगेज खान बाबर के ननिहाल में से थे और तैमूर उनके ददेहाल में से थे। तो अमीर तैमूर के साथ अपनी निस्बत जोड़ते थे, इसलिए वो समझते थे कि मेरा हक समरकंद, बल्ख, बुखारा, वो जो सारा इलाका है उतना ही है जितना किसी और तैमूरी प्रिंस का है। जी बिल्कुल सही।